गुने बढ़ा दिए। कैंसर, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन 3 बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने बढ़ा दिए। कैंसर की एक दवाई है ग्लिम्पेक्स, पहले 8,000 रुपए की आया करती थी, अब वो 1,08,000 रुपए की कर दी। ब्लड प्रेशर की एक दवाई है, पहले 142 रुपए की आया करती थी, अब इन्होंने 1,600 रुपए की कर दी। जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, अमेरिका जाने के 24 घंटे पहले उन्होंने इन 108 दवाइयों के दाम बढ़ाए थे। क्यों बढ़ाए थे? इसलिए बढ़ाए थे क्योंकि 108 दवाइयां अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती हैं। उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाए थे, ताकि जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाएं तो ये कंपनियां उनका भव्य स्वागत करें। दोस्तों, अपना स्वागत करवाने के लिए इन्होंने 108 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए हमारे। तो इन्होंने चुनाव के पहले तो कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया, हर चीज के दाम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी इन लोगों ने। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। हमने सोचा रिश्वतखोरी कम हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में रिश्वतखोरी कम हुई क्या? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे, नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे लेने बंद करे। बढ़ गए जी रिश्वत के रेट आजकल, कोई रिश्वतखोरी कम नहीं हुई दिल्ली के अंदर। फिर इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, दिल्ली में 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं जी, 2.5 लाख ई रिक्शे वाले यहां भी खड़े हैं जी। रिक्शे वाले 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं दिल्ली में। ये बेचारे मेहनत करके अपनी रोटी कमाया करते थे, कोई डाका नहीं डालते थे, चोरी चकारी नहीं करते थे, मेहनत करते थे, मेहनत करके अपनी रोटी कमाया करते थे। इन 2.5 लाख ई रिक्शे वालों को बेरोजगार कर दिया इस सरकार ने। इन ई रिक्शे वालों से पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या? वसंत कुंज के अंदर अभी 10 दिन पहले इन्होंने सारी झुग्गियां तोड़ दी वहां पे। वो सारे जने आज सड़क के ऊपर सो रहे हैं इतनी ठंड के अंदर। उन लोगों से पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? उनके लिए हमारे वॉलंटियर्स ने खाने पीने का इंतजाम करा है। कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग थोड़ी है जी, अपने देश के लोग हैं। क्यों तोड़ रहे हैं उनकी झुग्गियां? क्यों तंग कर रहे हैं उनको? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली के अंदर कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी जब तक उनको पक्के मकान नहीं दे दिए जाते। उनसे पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? दोस्तों, दिल्ली के अंदर सारे व्यापारी आज दुखी हो रहे हैं, व्यापार कम हो गया और व्यापारियों के यहां सरकार रेड मरवा रही है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट की, वैट डिपार्टमेंट की रेड मरवा रही है। उनसे पूछो उनके अच्छे दिन आ गए। फिर इन्होंने कहा हम काला धन वापस लेके आएंगे। इन्होंने कहा 70 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं स्विस बैंकों में, वो 70 लाख करोड़ रुपए भारत लाएंगे 100 दिन में, और हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। शुरू में ही सबको पता था जी झूठ बोल रहे हैं ये। 70 लाख करोड़ आने वाली बात थोड़ी है जी, 100 दिन में आ ही नहीं सकते थे 70 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने झूठ बोला, झूठ बोल के इन्होंने जनता से वोट लिए। अब जनता बेचारी भोली वाली है। अभी इन्होंने कहा जन धन योजना, सारे जने बैंक अकाउंट खुलवाओ। कई करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवा लिए, जनता को लगा कि इसी अकाउंट में आने हैं 15 लाख रुपए। तो सारी जनता ने जाके, अब वो एक बैंक मैनेजर बता रहा था, रोज जनता के पूछती है जी आ गए 15 लाख रुपए। अभी तक तो चवन्नी नहीं आई भाई साहब। तो धोखा दिया इन्होंने। बोले महंगाई दूर करेंगे, महंगाई बढ़ा दी। बोले भ्रष्टाचार दूर करेंगे, रिश्वतखोरी बढ़ा दी। बोले काला धन लेके आएंगे, काला धन भी नहीं लाए। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, धोखा दे रहे हैं ये लोग, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। फिर एक लिस्ट है भाई साहब, 624 हमारे देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट है। इन लोगों ने अपना काला धन स्विस बैंकों में रख रखा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार को कहा भाई ये लिस्ट जनता को बताओ किस किस का काला धन है, जनता के बीच में रखो इस लिस्ट को। कांग्रेसियों ने नहीं बताया।
क्यों नहीं बताया? उसमें कांग्रेसियों के नाम भी थे, इसलिए नहीं बताया। तब बीजेपी वाले शोर करा करते थे कि हमारी सरकार बन गई तो हम लिस्ट बता देंगे, हमारी सरकार बन गई तो हम लिस्ट बता देंगे। अब बीजेपी वालों की सरकार बन गई, अब भी लिस्ट नहीं बता रहे। अब क्यों नहीं लिस्ट बता रहे? वो बीजेपी वालों ने जब लिस्ट देखी तो पता चला इसमें तो अपने वालों के नाम भी है, कांग्रेसियों के नाम भी है, बीजेपी वालों के नाम भी है। ये जो इतना पैसा खर्चते हैं बीजेपी वाले, चुनाव में देखा था चारों तरफ होर्डिंग ही होर्डिंग लगे पड़े हैं भाई साहब। रोज अखबार के 4-4 पेज में इश्तिहार आ रहे हैं इनके। कोई भी टीवी चैनल खोलो उसमें कहां से आ रहा भाई साहब इतना पैसा? बताते हैं 10,000 करोड़, कोई कह रहा है 15,000 करोड़ पैसे खर्च करे थे, रुपए खर्च करे थे इन्होंने। कहां से आया इतना पैसा? जिन लोगों ने पैसा दिया था इनको, उनके नाम उस काला धन वालों की लिस्ट में है, इसलिए ये लिस्ट नहीं बता रहे। तो दोस्तों इन्होंने धोखा करा। जब मैं ये कहता हूं तो कुछ लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी अभी तो 6 ही महीने हुए हैं, हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए इस सरकार को। मैं मानता हूं जी, अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने ज्यादा नहीं होते, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार ने 49 दिनों में इतने काम कर दिए तो ये 6 महीने में एक भी काम नहीं कर सकते थे क्या? एक काम बता दो, एक काम 6 महीने में जो इन्होंने करा हो जनता के लिए। हमारी सरकार में हमने 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे, 48 घंटे में बिजली के दाम आधे कर दिए थे। ये 6 महीने में बिजली के दाम आधे नहीं कर सकते आप लोगों के लिए? गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? ये 6 महीने में नहीं कर सकते। पिछली बार जब हमने भी चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के पहले हमने भी वादे करे थे। हमने कहा था हमारी सरकार बनी तो बिजली के दाम आधे कर देंगे। ये कई मीडिया वाले मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे बिजली के दाम आधे हो ही नहीं सकते, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई साहब सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे करके दिखा देते, 48 घंटे के अंदर। मेरे को याद है 102 डिग्री बुखार था मेरे को उस दिन, फिर भी मैं दफ्तर गया था साइन करने फाइल पे। क्यों? मैंने वादा किया था, आपको वादा पूरा करना था। जबान के पक्के हम, जो कहते हैं करके दिखाते हैं, जो कहा सो किया। 200 करोड़ रुपए खर्च करे थे भाई साहब बिजली के। आप लोगों के बिजली के बिल आते, किस किस के बिजली के बिल आते हुए थे? जरा हाथ खड़े कर दो। सारों के बिजली के बिल आते हुए थे। 200 करोड़ रुपए खर्च करे थे जी आपके बिजली के बिल आदे करने के लिए। ये अंग्रेजी मीडिया वालों ने खूब मेरा मजाक उड़ाया था, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। अरे पैसे लेके मैं घर थोड़ी लेके जा रहा हूं, जनता पे ही तो पैसे लुटा रहा हूं। आप ही बताओ, 200 करोड़ रुपए में अगर मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, 200 करोड़ रुपए में अगर मेरी सारी दिल्ली की जनता के बिजली के बिल आधे होते हो, और एक मुख्यमंत्री को क्या चाहिए भाई साहब? अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है जी आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री बनते ही उसने 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया अपने लिए। मैं भी खरीद लेता भाई साहब हेलीकॉप्टर, तो जी सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता हेलीकॉप्टर? मैं रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता, तो ये अंग्रेजी वाले कहते वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा मैं अपने ऊपर। हेलीकॉप्टर लेना तो दूर, एक पैसा मैंने सरकारी पेट्रोल का भी नहीं लिया, एक पेट्रोल का भी पैसा नहीं लिया। जब मैं मुख्यमंत्री बनाया ना, बहुत लंबी गाड़ी भेजी थी मेरे घर, लाल बत्ती लगी पड़ी थी उस पर। मैंने सरकारी गाड़ी भी वापस कर दी, अपनी टूटी फूटी वैगनार में घुमा करता था मैं। घर से निकलता था, लाल बत्ती पे रुकता था, कोई सिक्योरिटी नहीं ले रखी थी, लाल बत्ती पे रुकता था। नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है मुख्यमंत्री के लिए, उसकी तो हरी हरी होती है, सारी सर्राटे से चलती है उसकी तो। मैं लाल बत्ती पे रुका करता तो कई लोग देखते, जनता मेरे को घेर लेती, मैं शीशा नीचे करता, लोग हाथ मिलाते, लोग कहते ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। सड़क पे उसकी हाथ दे के गाड़ी रोक लो, उससे हाथ मिला लो।
पैसा मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं करा, एक पैसा खर्च नहीं किया। हमने कहा हम 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे हर महीने। 5 दिन के अंदर हमने हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देना चालू कर दिया। कई लोग मिलते हैं मेरे को बताते हैं जी पहले 2,000 रुपए महीना भी पानी का बिल आया करता था, आपके जमाने में आपके टाइम में 80 रुपए महीना आने लग गया। 2,000 रुपए लोगों के पानी के बिल बच गए भाई साहब। फिर हमने कहा था महंगाई कम करके दिखाएंगे दोस्तों। जब मैं मुख्यमंत्री बना 50 रुपए किलो सीएनजी का रेट था भाई साहब, 50 रुपए किलो। एक महीने में 35 रुपए किलो कर दिया हम लोगों ने। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करते थे, आजकल क्या रेट हो रहा है जी आलू का? 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। तो दोस्तों महंगाई भी कम करके दिखाई हम लोगों ने। फिर मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी थी। जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे को पता चला कि कहीं पे झुग्गी तोड़ रहे हैं ये डीडीए वाले। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मेरे से पूछे बिना एक भी दिल्ली के अंदर झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। अगर कहीं झुग्गी हटानी है पहले इन झुग्गी वालों को हम पक्के मकान देंगे, उसके बाद वहां पे झुग्गी को हाथ लगाया जाएगा, नहीं तो झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। फिर एक दिन मेरे को पता चला रेडी पटरी वालों को तंग कर रहे हैं ये, तो मैंने सारे रेडी पटरी वालों के जंतर मंतर पे मीटिंग बुलाई थी और मैं खुद गया था जंतर मंतर पे रेडी पटरी वालों से मिलने। मेरे को नहीं लगता आज तक दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री अपने रेडी पटरी वालों से मिलने के लिए गया भाई साहब। मैंने रेडी पटरी वाले को जाके बताया, मैंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, मैंने कहा दिल्ली में एक भी रेडी पटरी वाले को हाथ नहीं लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी रेडी पटरी वाले को हाथ नहीं लगाया जाएगा, इसको तंग नहीं किया जाएगा। मैंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी की कॉपी मैंने सारे रेडी पटरी वालों को बांट दी। मैंने कहा कोई पुलिस वाला तुमको तंग करे तो ये चिट्ठी दिखा देना मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों दोबारा सरकार बनेगी, दिल्ली के अंदर झुग्गी वालों के लिए 5 लाख नए मकान बना के देंगे दोस्तों, 5 लाख नए मकान बनाएंगे। मेरे को ये लगता है किसी को भी मकान ऊपर वाला देता है, किसी को भी रोजगार ऊपर वाला देता है। सरकार अगर किसी को मकान दे नहीं सकती तो सरकार को उसका मकान छीनने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार किसी को रोजगार दे नहीं सकती तो उसका रोजगार छीनने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ऊपर वाला देता है जी। हम कुछ दे सकते हैं तो अच्छी बात है, आपसे छीनने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से आदमी अपना घर बनाता है, बड़ी मुश्किल से आदमी अपनी रोजी रोटी पालता है, अपने बच्चों को पालता है, रोजी रोटी छीनने का कोई अधिकार नहीं। फिर दोस्तों सबसे बड़ा काम हमने उन दिनों में जो करा था, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। पूरी दिल्ली के अंदर आप सारे जने बताना, जनता मेरे को बताती है, उन दिनों में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे भाई साहब। गलत तो नहीं कह रहे जी? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ये छोटी बात नहीं है जी, आज तक भारत के इतिहास में 65 साल में कभी नहीं हुआ। एक चाय वाला मिला मेरे को, कहता है जी मैं 8 रुपए की चाय बेचा करता था पहले, आपके टाइम में 6 रुपए की चाय कर दी। मैंने कहा कैसे? बोला हर महीने 2,500 रुपए पुलिस वाले ले जाया करते थे, उन्होंने पैसे ले जाने बंद कर दिए, आपके टाइम में मैंने चाय के रेट कम कर दिया। एक ट्रांसपोर्टर मिला, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, कई ट्रक चलते हैं उसके। बोला जी हर लाल बत्ती के ऊपर, हर चौक के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ पैसे बंधे होते हैं। बोला जी एक दिन में 1 लाख रुपए रिश्वत देता हूं मैं, आपके टाइम में 1 पैसा रिश्वत नहीं देनी पड़ी, 49 लाख रुपए बच गए मेरे। तो दोस्तों पुलिस वालों ने उन दिनों में पैसे लेने बंद कर दिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते भाई साहब। बहुत पुलिस वाले होते हैं जो अपने जान की बाजी लगा के आप लोगों की सुरक्षा करते हैं। हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, शराब माफिया के साथ लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी जी उसको लड़ने की? शराब वालों से पैसे ले लेता, घर चला जाता। किस लिए लड़ रहा था? आपके लिए लड़ रहा था, आपकी सेफ्टी के लिए लड़ रहा था, आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था।
कोई सरकार अपने पुलिस वालों का ख्याल नहीं रखती। जैसे मेरे को पता चला, मैंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि दिल्ली में अगर कोई भी पुलिस वाला शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे होंगे। उसके परिवार को हमने 1 करोड़ रुपए दिलवाए जी। और अभी 3 महीने पहले एक और पुलिस वाला था मानाराम, वो भी रात को उसको कुछ गुंडों ने गोली मार दी, वो भी शहीद हो गया। मैंने अखबार में पढ़ा, अभी तो हमारी सरकार भी नहीं थी, मैंने अखबार में पढ़ा कि एलजी साहब उसके परिवार को 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा एलजी साहब 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, फाइल निकालो। हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी भी शहीद पुलिस वाले के परिवार को 1 करोड़ रुपया देंगे, 1 करोड़ रुपए से कम में काम नहीं चलेगा। मैंने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिलवाया भाई साहब। तो हमने तय किया ईमानदार पुलिस वालों को हम तरक्की देंगे, प्रमोशन देंगे, उनको इनाम देंगे। ईमानदार अफसरों को हम तरक्की देंगे और बेईमानों को हम जेल भेजेंगे। 49 दिनों के अंदर एमसीडी वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए भाई साहब। नहीं तो एक छज्जा आगे कर लो, ये एमसीडी वाले पैसे लेने पहुंच जाते हैं। लेंटर लगाओ अपने घर के 1.5 लाख रुपए लेते हैं जी, एक लेंटर के 1.5-2 लाख रुपए। एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर दलाल बैठते हैं, दलाल भाग गए सारे। ड्राइविंग लाइसेंस बिना पैसे के बनने लग गए थे। और सरकारी अस्पतालों के अंदर, आप सरकारी अस्पताल में जाओ, कोई दवाइयां नहीं मिलती, सारी दवाइयां चोरी हो जाती हैं। डॉक्टर कहता है एक्सरे करा लो, बाहर फलानी दुकान से बाहर से करा लो एक्सरे। उससे पूछा जी क्यों अस्पताल के अंदर क्यों नहीं? बोला अस्पताल की मशीन नहीं काम कर रही। क्यों? डॉक्टर ने सेटिंग कर रखी है बाहर। गलत तो नहीं कह रहे जी? वो कहता ब्लड टेस्ट करा लो, फलानी दुकान से करा लो, सेटिंग कर रखी है उसने बाहर। 49 दिनों के अंदर भाई साहब, जनता मेरे को बताती है 49 दिनों के अंदर दवाइयां चोरी बंद हो गई थी, लोगों को फ्री में दवाइयां मिलने लग गई थी अस्पतालों के अंदर। एक्सरे मशीन इनकी काम करने लग गई थी, ब्लड टेस्ट अंदर अस्पताल के अंदर होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसे ही हमारी सरकार बनी, जितने दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं, हमने पता कराया कौन कौन से अस्पताल का मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गलत है, सारे बदल दिए हमने। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ईमानदार आदमियों को लाके बिठा दिया, दवाइयां की चोरी बंद हो गई और एक्सरे मशीनें काम करने लग गई। कैसे हुआ ये सब? आपको याद होगा जब मैं मुख्यमंत्री बना था, रामलीला मैदान में मैंने ऐलान करा था कि अब अगर दिल्ली के अंदर कोई पैसा मांगे, कोई रिश्वत मांगे आपसे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना उससे। सेटिंग करके अपनी जेब में हाथ डालना और अपने मोबाइल को ऑडियो रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को लाके दे देना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को लाके दे देना, मैं उस अफसर को जेल भेज दूंगा। 1 हफ्ते में मैंने 5 अफसर जेल भेजे, ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए। सबको डर लगने लग गया कि अब रिश्वतखोरी नहीं चलेगी इस सरकार के अंदर, अब रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। तो भाई साहब 49 दिन में खूब काम करे हमने, फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और अब सारे जने नाराज हो गए, आप सारे जने खूब गुस्सा हो गए मेरे से। इस्तीफा क्यों दिया आज तुमने? इस्तीफा क्यों दिया? आज आपको ये समझ के जाना पड़ेगा मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। भाई साहब पिछली बार आपने पूर्ण बहुमत नहीं दिया, 28 सीट दी। अगर पिछली बार आपने पूर्ण बहुमत दे दिया होता, किसी हालत में हम इस्तीफा नहीं देते। आपने पिछली बार वोट तो दिया, थोड़ी सी कमी छोड़ दी, 28 सीट दी आपने। दिल्ली सरकार चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट कम छोड़ दी। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन देंगे, हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन इनका। हमने ले लिया इनका समर्थन, सरकार बना ली। हमें क्या पता था ये कांग्रेसी अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या आएंगे। भाई साहब इन्होंने हर काम में अड़चन अड़ाते थे, हर काम में अड़चन अड़ाते थे। मेरा दिल जानता है कैसे 49 दिन काटे मैंने, कैसे इन लोगों के साथ काम करा मैंने। जब काम करना नामुमकिन हो गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि जनता बहुत खुश है हमसे, अभी दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे और इस बार जनता 50 सीट देगी तो हम 5 साल बिना कांग्रेस के समर्थन के सरकार चला के दिखाएंगे। हमको क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। दोस्तों पिछले 1 साल से इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया दिल्ली के अंदर।
यहां हमारी गड़बड़ हो गई, हमारी भूल हो गई हमसे। हमें समझना चाहिए था ये बड़े शातिर हैं, ये चुनाव नहीं कराएंगे, ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और हमने जैसे सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, सरकार छोड़ने के पहले भी हमें जनता से पूछना चाहिए था। ये हमारी भूल थी, लेकिन हमने भी राजनीति का सबक सीख लिया जी। नए नए आए हैं, राजनीति में सीख रहे हैं। भारत की राजनीति का पहला सबक तो सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं देना। इस बार जनता नाराज हो जाती है, नहीं तो इस्तीफा नहीं देना किसी भी हालत में। गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? इस बार 5 साल कुर्सी से चिपक के बैठना है, मंजूर है? हाँ, इस बार इस्तीफा नहीं देना, कुर्सी से चिपक के बैठना है। और दूसरी चीज देखो जी, बुरा मत मानना, पिछली बार 28 सीट दी थी भाई साहब, 28 सीट में तो जी 49 दिन ही मिलेंगे। इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। इस बार कभी मत छोड़ देना, इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं जी। दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। देखो जी, कांग्रेस को तो वोट देना बेकार है, गलत तो नहीं कह रहा? इस बार टक्कर में ही नहीं है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब कुएं में वोट डालना, अपना वोट बेकार करना। वोट बेकार मत कर देना, कांग्रेस को वोट देना बेकार है। टक्कर इस बार सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। पिछली साल चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे थे हमारी सरकार बनी तो 30% बिजली के दाम कम करेंगे, 30%। झूठ बोल रहे थे, करा नहीं उन्होंने, पर झूठ तो बोल रहे थे कम से कम। इस बार तो कहना ही बंद कर दिया, इस बार तो कह ही नहीं रहे बिजली के दाम कम करेंगे। केवल आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार बनी तो 50% बिजली के दाम कम करेंगे। हमारी सरकार बनी तो हम 50% बिजली के दाम कम करेंगे। बीजेपी वाले कह ही नहीं रहे। अब यहाँ जितने लोग खड़े बैठे हैं, खड़े हैं, जरा हाथ खड़े करके बताओ कि कौन कौन बिजली के बिलों से परेशान है? सारे जने परेशान हैं। तो भाई साहब, अगर बिजली के बिल कम कराने हैं तो किसको वोट दोगे? आम आदमी पार्टी को। सोच लेना, अगर बिजली के बिल कम कराने हैं तो आम आदमी पार्टी करा सकती है भाई साहब। अगर पानी मुफ्त कराना है तो कौन करेगी? आम आदमी पार्टी। महंगाई कम करानी है तो कौन सी पार्टी करेगी? रिश्वतखोरी बंद करनी है तो कौन सी पार्टी करेगी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को वोट देना, हमारी सरकार बनेगी, फिर से हम बिजली के दाम आधे करेंगे, फिर से रिश्वतखोरी बंद करेंगे, फिर से महंगाई बंद करेंगे, महंगाई कम करेंगे, फिर से पानी मुफ्त करेंगे। और इस बार हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंचाएंगे। और दोस्तों, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ये विकास शुल्क लेते हैं 250 रुपए या 400 रुपए गज के हिसाब से। इसको भी कम किया जाएगा भाई साहब, इसको काफी कम किया जाएगा, क्योंकि इससे पानी की चोरी बढ़ रही है। आम आदमी दे नहीं सकता इतने पैसे, पानी तो सबको पीना है, कहीं ना कहीं से पानी पीता है, तो सरकार को नुकसान ही हो रहा है जी। इसको बहुत कम करेंगे, आप चिंता मत करना। दूसरी चीज, दिल्ली की जितनी अनधिकृत कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। और इन सारी कॉलोनियों के अंदर जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी मूलभूत सुविधाएं, पानी, सीवर, सड़क, बिजली, ड्रेनेज, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। दूसरी बात, 2 चीजें और कहना चाहता हूं मैं। आज दिल्ली के अंदर महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं जी। जब भी मैं अखबार में पढ़ता हूं, सुनता हूं फलानी जगह किसी महिला के साथ गलत काम हो गया, बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं ये मानता हूं कि हम सारे दिल्ली के लोग मिलकर महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार अच्छी हो, अगर साफ नीयत वाली सरकार हो, तो महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं भाई साहब, मेरा दिल कहता है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेके आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप बताना ठीक है क्या। हमने तय किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली के चप्पे चप्पे पे
पूरी दिल्ली में हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले, हर चौक के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। लगभग 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी लड़की के साथ गलत काम करेगा तो उसको डर लगेगा, क्योंकि उसकी फोटो कैप्चर हो जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग कैप्चर हो जाएगी और अगले दिन पुलिस उसको पकड़ लेगी, उसको पकड़े जाने का डर लगेगा। तो पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। दूसरी चीज, आज बस के अंदर कोई लड़की चढ़ती है, अगर भीड़ वाली बस हो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं भाई साहब, बहुत घिन आती है। हमने तय किया हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी मार्शल नियुक्त करेंगे। अगर उस लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, वो लड़की जोर से चिल्लाएगी मार्शल मार्शल, वो वहीं बैठा होगा उस बस के अंदर, वो तुरंत उठ के आएगा और उस लड़की के साथ जो लड़के छेड़छाड़ कर रहे हैं उन लड़कों को पकड़ के पुलिस थाने के अंदर जमा करा देगा। कोई लड़का हिम्मत नहीं करेगा किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की। और तीसरी चीज, मान लो खुदा ना खास्ता कोई लड़की किसी गलत जगह फंस जाए तो हर मोबाइल फोन के अंदर एक सुरक्षा बटन लगाएंगे। जैसे ही वो लड़की वो बटन दबाएगी, मान लो कोई गलत जगह फंस गई लड़की, अपनी जेब के अंदर हाथ डाल के जैसे ही वो बटन दबाएगी, 10 सेकंड के अंदर वो बात पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी और सैटेलाइट के जरिए पुलिस को पता चल जाएगा वो लड़की कहां है और 5 मिनट के अंदर पुलिस उस लड़की को बचाने के लिए वहां पे पहुंच जाएगी। बस ठीक है प्लान पूरा। दूसरी चीज, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा। आम आदमी पार्टी के लिए बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है जी। हम लोगों ने तय किया है, आज दिल्ली में 1200 प्राइवेट स्कूल है, 3000 सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता भाई साहब, बिल्कुल बट्टा है सरकारी स्कूल। गलत तो नहीं कह रहा जी। जरा सा भी पैसा हो किसी के पास, अपने माँ बाप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, हमने तय किया है चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, 5 साल के अंदर, 5 साल दो आप, 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा बना देंगे। और आप 5 साल बाद देखोगे मंत्री, अमीर आदमी, अफसर, ये लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। सब बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा करेंगे भाई साहब। 5 साल दे दो, 5 साल के बाद मैं गारंटी देता हूं, दिल्ली के अंदर एक भी जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी शिक्षा की गारंटी मेरी होगी। अगर उस बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिलता, मुख्यमंत्री के घर पे ले आना, एडमिशन मैं दिलाऊंगा, उसकी पढ़ाई मैं कराऊंगा, अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। 12वीं क्लास तक शिक्षा मुफ्त करेंगे सरकारी स्कूलों में। 12वीं क्लास के बाद, आज अगर दिल्ली में आपके 95% नंबर भी आते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता भाई साहब। यहाँ कई युवा खड़े होंगे, बताना गलत तो नहीं कह रहा, 95-95% में भी एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? 95% नंबर कम नहीं होते भाई साहब, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे हमारे पढ़ने के लिए। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि 20 साल से बीजेपी और कांग्रेस वालों ने दिल्ली में एक भी कॉलेज नहीं बनाया नया। पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, बच्चे बढ़ गए, कॉलेज बनाया नहीं इन्होंने, इसलिए एडमिशन नहीं मिलते। हमने तय किया अगले 5 साल के अंदर दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे। 20 नए कॉलेज खोलेंगे भाई साहब। मैंने अनुमान लगाया कि 70 से 70% नंबर अगर किसी बच्चे के आ गए तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको आराम से एडमिशन मिलना चाहिए। दूसरी, आप बीए कर लेते हो, बीकॉम कर लेते हो, बीएससी कर लेते हो, उसके बाद नौकरी नहीं मिलती भाई साहब। डिग्री लेने के बाद इन डिग्रियों का कोई फायदा तो है नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा, इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। इन 20 कॉलेजों में हम नई तरह की शिक्षा देंगे। हम बच्चों को रोजगार करना, उनको बिजनेस करना, उनको धंधा करना सिखाएंगे। हम उनको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। वहां से कॉलेज से निकलने के बाद बच्चा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनेगा, नौकरी देने वाला बनेगा, बिजनेस करेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। उसको बैंक से लोन दिलवाएंगे, उसको बिजनेस करवाएंगे, बच्चों को वहां से निकलने। तीसरी चीज,
आज अगर किसी माँ बाप के 3 बच्चे हो, एक बच्चे को तो कॉलेज में पढ़ा लेता है जी जैसे तैसे करके। कॉलेज की फीस भी बहुत हो गई आजकल, कॉलेज बड़े महंगे हो गए जी आजकल। मैं IIT खड़गपुर में पढ़ा करता था, मेरे टाइम में 32 रुपए महीने की हमारी ट्यूशन फीस हुआ करती थी। अभी मेरी बेटी गई है IIT दिल्ली में, 50,000 रुपए जमा कराए जी उसके 6 महीने के। गरीब आदमी तो नहीं दे सकता जी 50,000 रुपए। 6 महीने का मतलब 1 लाख रुपए लगेंगे साल के। कहां से दे देगा गरीब आदमी, कहां से दे देगा? तो हमने तय किया 12वीं क्लास के बाद हर बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, उसको माँ बाप से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। 12वीं क्लास के बाद 12वीं तक शिक्षा मुफ्त करेंगे।